तो हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार अन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2024 का जो वायरल मॉडल पेपर है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसा ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। बोला गया है आपको समय जो है 3 घंटे को मिलता है और पूर्णांक होता है आपका 70 नंबर का। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य होते हैं करने। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होते हैं और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और वाह में विभाजित होता है। 20 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होता है। ठीक है, आपको कोई भी ओएमआर शीट पर काटना नहीं होता है, ना ही इरेजर से इरेज करना होता है और ना ही आपको बाटन का प्रयोग करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो सही सवाल होगा वो भी काट दिया जाएगा और जो गलत होगा वो तो आपका कटेगा ही कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपका जो है 50 अंकों का वर्णनात्मक पूछा जाता है और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होते हैं जो आपके 10 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, मानचित्र को आपको उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना आवश्यक है। ठीक है, प्रत्येक के अंक जो हैं उसके सम्मुख अंकित हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न निकल के आ रहा है, बोला गया राफेल कौन था। तो राफेल कौन था? कवि था, वैज्ञानिक था, चित्रकार था या दार्शनिक था? तो आपको बताना है कि राफेल था कौन आखिर। तो आप सभी जानते हो तो राफेल जो था वो था आपका चित्रकार। ठीक है, तो इस तरह से आपको विकल्प जो है आपको ओएमआर सीट में भरना है। कौन सा? राफेल कौन था? आपका चित्रकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा? दूसरा नंबर का सवाल। दूसरे नंबर का बोला गया है कि सत्यार्थ प्रकाश संबंध किससे है। सत्यार्थ प्रकाश जो है इसका संबंध आपको किससे है? ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, रामकृष्ण मिशन या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आप सभी जानते हो जो सत्यार्थ प्रकाश था स्वामी दयानंद सरस्वती, ये थे आपके आर्य समाज से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके थे? आपके आर्य समाज के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल, क्योंकि पेपर में आपके ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे 2024 के वायरल पेपर में। ठीक है, इसी तरह के आपके आएंगे, बस आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर नहीं आता। पिछली साल भी मैंने कराए थे तो बहुत अच्छे बच्चों ने कहा था कि सर आपका पेपर हूबहू मिलता जुलता है। ठीक है ना, 90% बोला पेपर की आपका मिलता जुलता रहता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोला गया कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई। 23 मार्च 1927, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1935 या 23 मार्च 1937। तो भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो आप सभी जानते हो जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931। इसी को हम लोग 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब दी गई थी आपको? तो आप सभी जानते हो 23 मार्च 1931। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चौथा प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा रूसी क्रांति से संबंधित था। रूसो, बिस्मार्क, लेनिन या इरेस्मस। तो आप सभी जानते हो जो रूसी क्रांति से संबंधित था वो था आपका लेनिन। कौन था? आपका लेनिन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रूसी क्रांति से संबंधित था आपका लेनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, न्यायिक आयोग या राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपका कौन? तो वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी जानते हो जो है आपकी वो है एक लेडीज हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन है आपकी वर्तमान में? तो वो हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 6। ठीक है, सवाल 6 बोला गया है कि भारत की खोज किसने की। मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डिगामा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की खोज किसने की? तो आप सभी जानते हो वो की थी आपकी वास्को डिगामा ने। भारत की खोज की वास्को डिगामा ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न बोला गया है कि औद्योगिक क्रांति कब हुई थी। 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में। तो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कब हुई थी आपकी? 19वीं शताब्दी में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वां बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका बम्बई, दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता? तो वो हुआ था प्रथम, पहले की बात करेगा तो वो हुआ था मुंबई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नमा प्रश्न, नमा बोला गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 14, 15, 13 या 12? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आपके 12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कितने किए जाते हैं? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न बोला गया है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? कहाँ प्रारंभ किया था गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो आप सभी जानते हो वो किया था उन्होंने दांडी में। ठीक है, कहाँ किया था? दांडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न बोला कोडरमा खान संबंधित है। जो कोडरमा खान है वो किससे संबंधित? लोहे अक्ष से, तांबा से, अभ्रक से या बॉक्साइट से? तो कोडरमा खान संबंधित किससे है? तो 11वें का आपको सही आंसर बताना है। किससे? आपकी अभ्रक से। किससे? अभ्रक से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 12वां बोला गया कि सुंदरवन पाया जाता है। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है। गंगा डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में या कावेरी डेल्टा में? तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका गंगा डेल्टा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां बोला गया कि भारत में सर्वाधिक रबर उत्पन्न करने वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक रबर उत्पन्न करने वाला राज्य कौन से? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? तो भारत में सर्वाधिक रबड़ जो उत्पन्न होती है वो होती है आपकी केरल में। कहाँ होती है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न बोला गया है कि योजना आयोग के स्थान पर सन 2015 में गठित होने वाला आयोग है। वाणिज्य आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या लोक आयोग? इन 4 विकल्पों में आपका एक सही है। तो योजना आयोग के स्थान पर सन 2015 में गठित होने वाला आयोग था आपका नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 15वां प्रश्न बोला गया है कि भारत में नवीन आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष से आरंभ हुई थी? 1988, 1991, 1998 या 1981 में? तो 4 विकल्प हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, 15वें का, तो 15वें का जो है आपका 1991। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नवीन आर्थिक उदारीकरण नीति किस वर्ष आरंभ हुई थी? वो हुई थी आपकी 1991 में। ठीक है, 16वां प्रश्न 16वां बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? तो किस राज्य की सीमा जो है बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो किसकी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपकी छत्तीसगढ़ की। ठीक, आंध्र प्रदेश की भी, उड़ीसा की भी और पश्चिम बंगाल की। किसकी नहीं है? केवल छत्तीसगढ़ की। ठीक है, 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 17वां बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है? भारत, इटली, चीन या ब्राजील? तो कौन सा आपका विकसित देश है? तो विकसित देश आता है आपका नंबर सी पे चाइना। कौन सा? चाइना जो है आपका विकसित देश है। ठीक है, विकासशील, अगर विकसित की बात करें तो चीन और विकासशील की बात करें तो भारत। ठीक है, याद रखना, विकासशील भारत और विकसित करें तो चीन। ठीक है, 2 विकल्प हैं, एक ही में आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, डी। 18वां बोला गया आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है। आर्थिक नियोजन का क्या लक्ष्य है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, आर्थिक प्रतियोगिता में वृद्धि करना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना या संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? उपयोग लिख लेना। ठीक है, तो आप सभी जानते हो आर्थिक जीवन का लक्ष्य होता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट 19वां बोला गया निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित नहीं है। कौन आपका कृषि पर आधारित नहीं? सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग या चीनी उद्योग? तो कृषि पर आधारित नहीं है, तो आप सभी जानते हो कौन सा नहीं है? सीमेंट उद्योग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग जो है आपका कृषि पर नहीं है। सूती वस्त्र भी आपका कृषि पर, जूट भी है और चीनी उद्योग भी। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न बोला गया है कि ईंटों का बाजार है स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय?
तो ईंटों का बाजार क्या है? स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय? तो जो है आपका ईंटों का बाजार है राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय का है, ठीक है, देश का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में, राष्ट्रीय का मतलब केवल केवल अपने देश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको मार्कशीट पर करना होता है। ठीक है, अब जो आपको प्रश्न है उनके आपको बताने होते हैं। ठीक है, तो खंड वा में लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। प्रश्न 1 बोला गया, स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनकी लोकप्रियता के क्या कारण थे? अथवा आप लिख सकते हो नेपोलियन कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, इन दोनों में से आप एक कर सकते थे। आपसे 16 अंक का जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसका हल मैं नहीं कराने वाला हूँ, हल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बस आप लोग अंत तक देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि यूरोप के राष्ट्र में विकास में संस्कृत का क्या योगदान था? अथवा में आप कर सकते हो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ठीक है, दूसरे का इस तरह से आप कर सकते हो, ये वाला कर सको, ये आता तो ये कर लो, नहीं तो आप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, या ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों का अंतर बताइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए पेपर में आपके 100% जो है पूछा जाता है। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपको आना चाहिए, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको 100% याद करना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। चौथे में आपसे बोला कि भारत में जाति प्रथा तथा राजनीतिक व समाज, जाति प्रथा का राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर जाति प्रथा का जो है राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव समूह व राजनीतिक दल में दो अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, 4 नंबर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जीव की थी ऐसी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे व्हाट्सअप 8709878089। ठीक है, इस पर आप लोग PDF लिख दीजिए, क्या 8709 और 7809। ठीक है, इस पर आप लोग PDF मिल जाएगी। ठीक है, लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके बाद वर्णनात्मक लगभग आपको 150 शब्दों में उत्तर देना होता है। बोला गया जर्मनी के एकीकरण की क्या प्रक्रिया है? कितने नंबर का पूछा जाता है आपसे? 24 नंबर का। या असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए, ये तैयार कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आप एक कर सकते थे। छठा प्रश्न बोला गया महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अथवा में आप ये वाला भी कर सकते थे, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर। ठीक है, ये वाला भी कर सकते थे। ठीक है, तो 7वां प्रश्न बोला गया है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। ठीक है, ये वाले प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न बोला गया है कि सामाजिक विभाजन किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है, 2 उदाहरण भी दीजिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसके बाद आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं 10 अंक के, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके मानचित्र, जिससे कोई भी प्रश्न गलत ना हो, आसानी से आप लोग 10 नंबर प्राप्त कर सको। ठीक है, PDF के लिए मैंने बता दिया है। वीडियो को आप लोग शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।